माँ एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो हर शादी में दुल्हनों का मेकअप किया करती थी। सोनू भी अपनी माँ के साथ इन शादियों में जाया करता और धीरे धीरे उनकी तकनीक को समझने लगा। समय बीता है, सोनू बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन मरने से पहले उसकी माँ ने उसके नाम एक ब्यूटी पार्लर कर दिया था जिसमें अब सोनू काम करता है। वक्त के साथ सोनू का काम खूब फलने फूलने लगा है। मोहल्ले की लगभग सभी महिलाएं उसी के पास मेकअप करवाने आती हैं। सोनू की कला से पूरी महिला मंडली बेहद खुश रहती है। एक दिन एक महिला अपनी बेटी को लेकर पार्लर आती है। वो कहती है, खर्चा चाहे जितना हो जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को श्रीदेवी जैसा बना दीजिए। शुरुआत में सोनू इनकार करता है क्योंकि लड़की का रंग काफी सांवला था, मगर उसकी माँ के बहुत जोर देने पर वह तैयार हो जाता है। इसके बाद सोनू लड़की के चेहरे पर न जाने क्या क्या लगाता है। उसी समय एक गुंडा जो वहाँ किसी लड़की को उठाने आया था, उस सजी संवरी लड़की को देखकर पहली नजर में ही दीवाना हो जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे सोनू ने अभी अभी मेकअप किया था। गुंडा रवि उसी वक्त लड़की के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है और दोनों की उसी दिन शादी हो जाती है। रात होते ही रवि सुहागरात को लेकर बेहद उत्साहित होता है, लेकिन वहीं दुल्हन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। वही सुंदरी अंदर से बेहद घबराई हुई थी कि कहीं उसका मेकअप उतर ना जाए और सबके सामने उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। अब उस रात तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन सुंदरी अगली सुबह जब नहा रही होती है, नहाते वक्त उसका मेकअप पूरी तरह उतर जाता है। इसके बाद जब सुंदरी अपने सास ससुर को चाय देने आती है तो सभी चौंक जाते हैं कि भाई तुम कौन हो। और अब सुंदरी रवि के सामने सारी सच्चाई बता देती है, जिससे गुस्से में आकर रवि उस सोनू के पार्लर पर अपने गुंडे भेज देता है जिसने सुंदरी का मेकअप किया था। रवि के गुंडे पार्लर में तोड़फोड़ करते हैं और साथ ही सोनू की जमकर पिटाई भी करते हैं क्योंकि सोनू ने ही उस लड़की का ऐसा मेकअप किया था। अब अगले दिन सोनू न्यूज पर देखता है कि एक पुलिस वाले ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया है। न्यूज देखकर सोनू के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वो फौरन अंडरग्राउंड हो जाए वरना पुलिस उसे पकड़ लेगी। लेकिन सोनू कहता है, मेरा मेकअप किस दिन काम आएगा? मेरी माँ बचपन से मुझे लैला कहा करती थी, तो अब लैला बनने का वक्त आ गया है। फिर सोनू अपने मेकअप का कमाल दिखाता है और सीधे राखी सावंत बन जाता है और अपना नाम रख लेता है लैला। उधर सुंदरी रुस्तम के घर में अपने पैरालाइज ससुर की सेवा करती रहती है। रुस्तम अपने पापा पर बहुत गुस्सा होता है, इतनी अच्छी लड़कियों को ठुकराकर आखिर में ये दिला दिया। मुझे तो गोरे रंग से ही मोहब्बत थी, लेकिन आप लोगों को जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी। रुस्तम की माँ तब दोनों बाप बेटे को समझाती है, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। अब जो मिला है उसे स्वीकार करो। आखिरकार रुस्तम को पता चलता है कि सोनू भाग चुका है, लेकिन अब उसके पार्लर को एक बॉम्बे की मेकअप आर्टिस्ट ने खरीद लिया है। नाम है लैला और आज है लैला के पार्लर की ओपनिंग। रुस्तम को जब सामने दूसरा पार्लर खुलता दिखता है तो वो तिलमिला उठता है। वो गुस्से में पार्लर बंद कराने पहुंचता है, लेकिन लैला को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दिल और दिमाग दोनों डोल जाते हैं। उल्टा लैला उस पर फ्लर्ट करती है। ऐसे बॉडी बिल्डर तो मैंने आज तक नहीं देखे। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। सच बताऊं, तुम्हें देखकर कुछ कुछ होने लगा है। क्यों ना तुम ही मेरे पार्लर की ओपनिंग करो और पहले कस्टमर बनो। रुस्तम अपने घमंड में खुद को रोक नहीं पाता और लैला जो भी कहती है वो करता चला जाता है। अब घर लौटते वक्त रुस्तम अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे प्यार हो गया है, सच में प्यार हो गया है। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्से में चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ती है। एक बार शादी की थी तूने और अपने बाप को पैरालाइज करवा दिया, दोबारा शादी की तो मेरी लाश देखेगा। रुस्तम डर के मारे अपने बेडरूम में छुप जाता है। तभी सुंदरी बाहर आती है और रुस्तम की माँ से कहती है, ऐसा मत कीजिए, आप अपने बेटे को दुखी देखकर खुश नहीं रह सकेंगे। अगर उसे किसी से प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहता है तो कम से कम एक बार उस लड़की से मिलिए। दूसरी तरफ सोनू की वफादार ग्राहक औरतें अब बिना मेकअप के भूत बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी लैला के पास मेकअप करवाने नहीं जाती क्योंकि उन्हें लगता है कि लैला तो बस साधारण मेकअप ही करती होगी। वो आपस में बात करती हैं। सोचो तो सही, सोनू ने ज्योति की मदद की थी, लेकिन जब सोनू मुश्किल में है तो ज्योति कहाँ छुपी हुई है? वो क्यों नहीं आकर सबको सच बता देती कि वो ऑनेल कंपनी सोनू की नहीं बल्कि उसके पति नागराज की थी। इसी बीच इन महिलाओं के फोन पर एक मैसेज आता है, अगर तुम लोग सोनू से मिलना चाहती हो तो इस जगह आ जाओ। फिर एक अंधी लड़की को अकेले घर में देकर एक लड़का चुपचाप उसके घर में घुस जाता है। लड़की जैसे ही नहाकर बाहर आती है वो उस पर पुलिस के पास जाकर बताते हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। वो इंस्पेक्टर को एक मूर्ति दिखाते हैं और कहते हैं कि यही वो इंसान है जिसने ये सब किया है। मूर्ति देखकर इंस्पेक्टर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि एक अंधी लड़की ऐसा कैसे कर सकी है। तब लड़की के पिता बताते हैं कि उसने मूर्ति बनाना तभी सीख लिया था जब वो देख सकी थी। वो लड़की मूर्ति बनाने में इतनी अच्छी थी कि किसी का चेहरा छूकर उसकी जैसी मूर्ति बना सकी थी। लड़की के पिता कहते हैं कि उन्हें एक लड़के पर शक है जो कुछ दिन पहले पते के बारे में पूछते हुए उनके घर आया था। पुलिस उस पते पर जाकर जांच करती है और फिर उस लड़के को एयरपोर्ट से पकड़ लेती है। थाने में पुलिस कुछ लड़कों को लाइन में खड़ा करती है और लड़की से कहती है कि वो पहचान करे। जैसे ही लड़की उस लड़के का चेहरा छूती है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो
उसे तुरंत पहचान लेती है। सारा के साथ जिसने गलत किया था वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, इसलिए उसके पिता ने उसे जेल से बाहर निकालने के लिए नामी वकील राजशेखर को नियुक्त किया। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचता है तो रेपिस्ट माइकल को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है, क्योंकि सारा के वकील के पास ठोस सबूत नहीं होते। अब इंस्पेक्टर भी सारा के पिता से कहता है कि शायद उसे भी इस केस से हटाने की साजिश हो रही है। इसके बावजूद वह उनकी मदद करना जारी रखता है। इसके बाद मोहम्मद एक और अनुभवी वकील से मिलकर अपनी बेटी का केस लड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन वह वकील किसी और केस का बहाना बनाकर मना कर देता है। जैसे ही मोहम्मद वहाँ से निकलने लगता है, वकील का सहायक उसे बताता है कि कोई भी सीनियर वकील उसका केस नहीं लेगा, क्योंकि राजशेखर ने सभी बड़े वकीलों से कह दिया है कि इस केस से दूर रहें। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मोहम्मद हर तरह से कोशिश कर रहा था। राजशेखर की चाल के चलते कुछ बिके हुए वकील खुद मोहम्मद के पास आकर केस लड़ने की पेशकश करते हैं, ताकि राजशेखर इस केस को आसानी से जीत सके। इसी बीच रास्ते में इंस्पेक्टर को अहाना नाम की एक लड़की मिलती है। वह उससे वकील विजय मोहन के बारे में पूछता है। फिर दोनों विजय के घर जाकर सारा के केस के बारे में बताते हैं, जहाँ पता चलता है कि विजय मोहन ने अब अदालत जाना ही छोड़ दिया है। जब विजय ने सारा का केस लड़ने से मना कर दिया तो सारा के पिता इंस्पेक्टर और अहाना से उसके बारे में डिटेल्स पूछते हैं। तब वे बताते हैं कि कई क्रिमिनल केसेस में सीनियर लॉयर्स भी उससे एडवाइस ले चुके हैं। मोहम्मद पूछता है कि अगर वो इतना केपेबल था तो उसने केस लड़ना क्यों छोड़ दिया। तब अहाना बताती है कि पहले विजय राजशेखर के ऑफिस में जूनियर लॉयर था और जल्दी ही वो ट्रायल कोर्ट्स में भी जाने लगा था। उसी दौरान राजशेखर की बेटी, जो अपने पिता के ऑफिस में जूनियर बनकर आई थी, विजय के करीब आ गई। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन विजय एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए राजशेखर को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। राजशेखर ने उसे कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी का इल्जाम लगाकर 5 साल के लिए सस्पेंड करवा दिया, जिसकी वजह से अहाना की भी नौकरी चली गई। बाद में राजशेखर ने अपनी बेटी की शादी सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर से कर दी। उस सस्पेंशन के बाद विजय को काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया। अब जब उसे सारा के केस के बारे में पता चला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह लंबे समय से कोर्ट नहीं गया था। लेकिन जब अहाना उसे सारा से मिलवाने लेकर जाती है तो सारा के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। विजय के मना करने के बावजूद सारा हार नहीं मानती, क्योंकि उसे अब भी भरोसा था कि कोई न कोई उसे जस्टिस जरूर दिलाएगा। और फिर सारा की हालत देखकर विजय आखिरकार उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता। अब विजय मोहन इस केस की जांच शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले नौकरानी सीमा को बुलाया जाता है। सीमा कहती है कि सर और मैडम शादी में गए थे और मुझे भी बैंक जाना था, तो मैंने गेट लॉक किया और वहां चली गई। अब राजशेखर सीमा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, जहां वो पूछते हैं बाहर वाले गेट की चाबी और किसके पास होती है, जिस पर सीमा कहती है कि दूसरी चाबी सर के पास है। फिर राजशेखर पूछते हैं तुम उस दिन बैंक क्यों गई थी। सीमा कहती है कि मुझे लोन लेना था। राजशेखर कहते हैं इसका मतलब मोहम्मद को अच्छी तरह पता था कि सारा घर पर अकेली होगी। वो सारा का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो मुमकिन है उसने मौके का फायदा उठाया हो और सारा के साथ वो गलत काम किया हो। अब विजय मोहन सारा की माँ को घर बुलाते हैं, जहाँ वो कहती है कि इस घटना से एक दिन पहले हम घर में डिस्कस कर रहे